क्लास 7 सब्जेक्ट मैथ, चैप्टर नंबर 3 डाटा हैंडलिंग। बच्चे इस चैप्टर को पढ़ने से पहले ये जो टर्म्स लिखी हुई हैं, कलेक्ट डाटा, टैबुलेट, बार ग्राफ, इन ये जितनी भी टर्म्स हैं ये आपने क्लास 6 में भी इनके बारे में पढ़ा है। तो पहले हम एक एग्जाम्पल लेके इन टर्म्स को समझने की कोशिश करेंगे। क्लास टेस्ट होता है, सब्जेक्ट इंग्लिश है और मैक्सिमम मार्क्स 50 में से बच्चे नंबर लेते हैं। एक बच्चा 23 नंबर लेता है, 35 नंबर लेते हैं, तीसरा बच्चा 48 मार्क्स लेता है, फिर 30 मार्क्स लेते हैं, 25 लेते हैं, 46 लेते हैं, 1 3 13 लेते हैं, 27 लेते हैं, 32 लेते हैं और 38। तो कितने स्टूडेंट्स हैं इस क्लास में बैठे हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टूडेंट्स। जी 10 स्टूडेंट के मार्क्स हैं। बच्चे जब हम इस तरह से उनके मार्क्स को हम लिखेंगे, इधर से हम ये नहीं बता सकते हैं कि किस बच्चे के कितने नंबर आए हैं। सिर्फ नंबर लिखने से तो हम ये नहीं ना आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कौन किस बच्चे के हैं, ये किस बच्चे के नंबर है, ना उसका नाम लिखा हुआ है, इधर ना कुछ लिखा हुआ है। सिर्फ हमने एक रॉ मतलब एक सिस्टमैटिकली ये बात अपनी नहीं कही है। तो जब एक डाटा हमने तो इसको कहते हैं डाटा कलेक्ट, ये हमने टेस्ट लिया और एक डाटा बनाया। लेकिन ये जो डाटा है ये हमें प्रॉपर वे में नहीं बता सकता है कि ये 13 मार्क्स किस बच्चे के आए हैं, सबसे कम मार्क्स किस बच्चे के आए हैं और सबसे ज़्यादा मार्क्स किस बच्चे के आए हैं। ये सिर्फ ये बता रहा है कि किस एक बच्चे के इतने हैं, दूसरे बच्चे के इतने हैं, तीसरे बच्चे के इतने हैं। इधर से हमें एक एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है कि किस बच्चे के कितने मार्क्स आए हैं। तो अब एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन के लिए हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाने की टेबल बनाते हैं। रोल नंबर, इस कॉलम में रोल नंबर लिखते हैं, फिर इसके नेक्स्ट में नेम ऑफ द स्टूडेंट लिख देते हैं, नेम ऑफ स्टूडेंट्स, फिर मार्क्स, obtained, marks obtained, ब्रैकेट में लिख दो मैक्सिमम मार्क्स 50 में से कितने नंबर लेते हैं। अब देखिए जो रोल नंबर 1 है तो हम उसका नाम लिख लेते हैं, अजय है, और उसके मार्क्स जो हैं वो 23 है। फिर रोल नंबर 2 के उस बच्चे का नाम लिखेंगे, उसके मार्क्स 35 आ गए, है ना। फिर 3 लिखेंगे, उसका नाम लिखेंगे, उसके मार्क्स। इधर ये जो टेबल हम ड्रा कर रहे हैं, इस टेबल का बेनिफिट समझने की कोशिश करो कि टेबल में हमें क्या चीज जो है वो बिल्कुल क्लेरिफाई हुई है, जो इधर नहीं हुई। देखो इसमें सिर्फ मार्क्स थे, बच्चों का नाम भी पता नहीं था, नाम का रोल नंबर दिखाया गया था, सिर्फ मार्क्स दिखाए गए हैं कि 10 बच्चे हैं, उनका टेस्ट हुआ है और एक बच्चे के इतने हैं, दूसरे के इतने, तीसरे के इतने। लेकिन यही बात जब हम टेबल में डालेंगे तब हमें बिल्कुल क्लेरिफाई हो जाएगा कि भाई जो रोल नंबर 1 है जिसका नाम अजय है, उसके मार्क्स 23 आए हैं आउट ऑफ 50 में से। तो बताइए जरा, अब इस कलेक्टिंग डाटा और इसमें जो इसे टैबलेट कहते हैं कि जो टेबल बना के जो हम बात रख रहे हैं, इन दोनों में फ़र्क पता लगा कि आखिरकार टेबल क्यों बनाना है? पता लग रहा है ना कि टेबल बनाने का क्या बेनिफिट हुआ। ठीक है, अब ये दोनों टर्म्स आपको क्लियर हो गई कि कलेक्ट डाटा क्या होता है और उसके बाद में टैबलेट क्या होता है। अब हमने पढ़ना है कि बार ग्राफ में ये जो आपने कलेक्टिंग डाटा था इसको हम कैसे रखते हैं, ये आपने पीछे भी पढ़ा हुआ है, क्लास 7 में भी क्लास 6 में भी इसमें बार ग्राफ के बारे में पढ़ा हुआ है। अब देखिए
बार ग्राफ ड्रा करते हैं। इधर से मार्क्स स्टार्ट करते हैं, 5 मार्क्स, 10 मार्क्स, 15 मार्क्स, 20 मार्क्स, 25 मार्क्स, 30 मार्क्स, 35 मार्क्स, 40 मार्क्स, 45 मार्क्स और 50 मार्क्स। मैक्सिमम हमारे कितने टेस्ट में कितने मार्क्स थे? 50 मार्क्स थे। अब बार ग्राफ में जो पहला बच्चा था अजय, उसका नाम ले लेते हैं। इधर अजय रोल नंबर 1 कह दो या अजय नाम लिख दो। अजय के कितने मार्क्स थे? आपने डायग्राम में देखा होगा कि अजय के मार्क्स होते वो कितने थे? 23। तो अब आपने अजय का जो बार ग्राफ ड्रा करना है वो 23 कहाँ पे आएगा? 28, 21, 22, 23 इसके सामने आपने इस तरह से ऐसे एक बार ग्राफ हो गया कि अजय के 50 में से कितने मार्क्स आए हैं, इधर से आइडिया लगाना है। ये 23 के सामने है तो 23 मार्क्स आ गए, ये बार ग्राफ हो। अब दूसरा बच्चा है, उसके कितने मार्क्स आए हुए थे? 35। तो दूसरे बच्चे का नाम हम राहुल लिख लेते हैं, RH राहुल। तो राहुल 30 कितने मार्क्स आ रहे हैं? 35। तो ऐसे हम 35 बना लेते हैं। जी बार ग्राफ होता है। जी टर्म्स आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं कि कोलैक्टिंग डाटा क्या होता है, टैबुलेट क्या होता है और बार ग्राफ क्या होता है। आज हम 7th क्लास में जो टॉपिक है उस टॉपिक को पहले सीखेंगे, फिर उसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। ढेर सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन पहले आपको बात को समझना है कि आखिरकार क्या चीजें होती हैं और कैसे करना होता है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, ये बिल्कुल वैसा ही वही एग्जाम्पल लेके चलते हैं जो अभी आपने एग्जाम्पल ली है। तो इसमें अभी आपने देखा इधर हम रोल नंबर दे देते पहले कॉलम में, ये कॉलम होते हैं, ये जो डिब्बे अलग से बनते हैं कॉलम, रोल नंबर। फिर हमने क्या लिया? नेम ऑफ स्टूडेंट्स। फिर हम क्या लेंगे? मार्क्स ऑब्टेन, कितने नंबर लिए हैं, मैक्सिमम मार्क में से एक, ये बन गया डाटा, सॉरी कॉलम। अब इसमें आपने थोड़ा सा फर्क लाना है। क्या फर्क लाना है? इधर हम ये लिखेंगे जिस बच्चे के जिस रोल नंबर के सबसे ज़्यादा मार्क्स आए हैं वो आपने देखा कि वो सबसे ज़्यादा मार्क्स जो थे वो रोल नंबर 3 के थे, वो लिखना, फिर उसका नाम लिखना है और फिर 48 मार्क्स उसके लिखते हैं। इसी तरह से सारा फिर सेकंड नंबर पे किस बच्चे के 48 से कम थे? 46 वाले, उसका रोल नंबर आ रहा है 1 2 3 4 5 6 रोल नंबर। फिर आपने 6 रोल नंबर का नाम, इसका नाम आप लिख दो दीपक लिख दो, तो उसके मार्क्स आए 46। अब जो आपने जो टेबल पढ़ा उसमें हमने ये भी देखा कि रोल नंबर 1 के हिसाब से 2 के हिसाब से उनके नाम लिखे, लेकिन इस टेबल में हमने रोल नंबर के हिसाब से नहीं लिखा। इस टेबल में सबसे ज़्यादा नंबर किसके आए हैं उसका रोल नंबर लिखा, फिर उसका नाम लिखा और फिर उसके नंबर लिखे। तो बच्चे जी थोड़ा जो फ़र्क है टेबल बनाने में, इन फ़र्क को समझने की कोशिश करनी है और इस चीज़ को कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। करना टेबल में ही, बनाना टेबल में ही है उसको, लेकिन थोड़ा सा उसका जो बनाने का जो वे है, इधर से देखो, इधर से हम सीधा बता सकते हैं कि भाई दूसरे वाले टेबल में ढूंढना पड़ेगा ना जो टेबल हमने बनाया
कि भाई सबसे ज़्यादा नंबर किसमें आए, लेकिन इस टेबल को हम एक देखते ही क्या देंगे भाई सबसे ज़्यादा नंबर अंश के आए हैं, इधर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सबसे कम नंबर किसके आए हैं, वो था उस सबसे कम रोल नंबर जो था वो 7 था, उसका नाम जय लिख देते हैं और उसके मार्क्स 30 है। तो बीच वाले बच्चे हमने नहीं लिखे। तो इधर से हम 1 मिनट में बता सकते हैं कि मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, 48 किस बच्चे के हैं, अंश के, और रोल नंबर 3 है उनका। और सबसे कम नंबर किस बच्चे के हैं, कितने मार्क्स, सबसे कम नंबर कितने हैं, 13 किस बच्चे के हैं, जे के, और रोल नंबर 7 है उनका। तो इस डाटा से हमें और भी ज़्यादा से इंफॉर्मेशन बताने के लिए आसानी हो जाती है कि आखिरकार टेस्ट में सबसे कम बच्चे की जिसके मार्क्स आए हैं भाई अब इसके ऊपर ज़्यादा है फोकस, टीचर जो है इसके साथ ज़्यादा हेल्प करेगी और इसको अप्रिशिएट करेगी कि आपके अच्छे मार्क्स आए। तो बच्चे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा में हमने ये चीज़ सीखी। अब इसके नेक्स्ट एक और टॉपिक है जो आपने क्लास 7 में सीखना है, वो टॉपिक है रिप्रेजेंटेटिव। उस टॉपिक का नाम है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वैल्यूज। रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज। रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज क्या होते हैं? देखो बच्चे, हम 2-3 स्टेटमेंट लेंगे, इन स्टेटमेंटों को रीड करना है फिर समझना है। Spends on an average of about 5 hours daily for her study. एक स्टेटमेंट ये होगी। सेकंड स्टेटमेंट उसे भी ध्यान से पढ़ने की कोशिश करेंगे। द एवरेज is the average is of the average is of the average back to the average age of pupils in my class is 12 years. 12 years. बच्चे जो 2 स्टेटमेंट हैं, इन स्टेटमेंटों को ध्यान से पढ़ना है। ईशा समय लगाती है जो एवरेज on an average of about 5 hours daily for her study. हर दिन अपनी पढ़ाई पे एवरेज के हिसाब से वो 5 hours मतलब 5 घंटे रोज पढ़ती है। The average age of pupils mean students. The average age of pupils in my class, मेरी क्लास में जो बच्चों की एवरेज एज है वो कितनी है, 12 years। बच्चे जो वर्ड एवरेज जो वर्ड है बच्चे इस चीज़ को हमने सीखना है। और जितना भी अब आप मैथ में जो एवरेज जो आपने पीछे क्लासरूम में एक टेस्ट लिया और उस टेस्ट में यदि देखा जाए कि एवरेज मार्क्स बच्चों के कितने आए, एवरेज मार्क्स देखने आपने उसमें, तो अब हमने रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू जो होती है वो एवरेज वर्ड को सीखना है कि एक डाटा के बीच में एवरेज नंबर को कैसे निकाला जाए। एवरेज मीन हो गया कि ये जो है लगभग सभी बच्चे, जैसे इस स्टेटमेंट में कि जो स्टूडेंट हैं और लगभग सभी बच्चों की एज कितनी है,
12 एज, सभी बच्चों की एज। अब जो पीछे हमने टेस्ट लिया जहाँ पे बच्चों ने अलग अलग नंबर लिए, अब हमें कोई पूछे बताइए कि भाई एवरेज मार्क्स कितने आए हैं, तो एवरेज मार्क्स वो वाले मार्क्स होते हैं जो कि हर एक बच्चे ने इतने इतने लिए होंगे। एवरेज मतलब कि टीचर की पढ़ाने की जो टीचिंग इफेक्टिव कि टीचर ने कितना हर एक बच्चे के एवरेज के हिसाब से टीचर ने कितना पढ़ाया होगा और बच्चों ने एवरेज के हिसाब से इतने नंबर लिए हैं। तो अब हमने रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज में एवरेज कैलकुलेट करने का जो मेथड है या जो करना है उसी चीज़ को रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज कहते हैं। ठीक है बच्चे, अब एग्जाम्पल लेके इसे हमने समझना है। एक क्वेश्चन है, दो वेसल्स ले लेते हैं, ये वेसल्स हैं, इन दोनों वेसल्स में हमने मिल्क रखा हुआ है 20 लीटर मिल्क, और इधर 40 लीटर मिल्क। अब इन दोनों वेसल्स में हमने ऐसा इन दोनों को मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद में ये जो क्वांटिटी है दोनों में बराबर आ जाए, तो वो हमें कैसे पता लगेगा बताओ जी। इन दोनों को मिक्स करके दोनों को बराबर बराबर रखने के लिए कितना 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 दूध आना चाहिए कि इसमें भी उतना दूध आए और इसमें भी उतना दूध आए। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से बच्चे आप लोगों ने देखना है। एवरेज AVERAGE, एवरेज निकालने के लिए सबसे पहले हम दोनों को मिक्स करेंगे। टोटल मिल्क, दोनों दूध को मिक्स करेंगे और टोटल उनको उसे कहेंगे टोटल मिल्क। और फिर ये कितने वेसल्स को बांटना है, हमें कितने वेसल्स को डालना है, 2 वेसल्स में 1 और 2, जैसे आपने पीछे पढ़ा हुआ है कि कैसे करते हैं। तो टोटल मिल्क कितना हो गया 20 + 40 डिवाइडेड बाय 2, इन दोनों को प्लस किया 60 डिवाइडेड बाय 2, और फिर इनको कट करके आपको पता है कि अब हमें आप पता लग चुका है कि मिक्स करने के बाद में इसमें कितना दूध डालना है और इसमें कितना डालना है, ताकि दोनों की एवरेज दूध जो है वो क्या है 30। इसमें मिक्स करने के बाद में और दोनों का एवरेज मतलब बराबर, इसमें भी उतना होना चाहिए इसमें भी उतना होना चाहिए। तो बराबर दूध मिक्स करने के बाद में 30 लीटर इसमें होना चाहिए और 30 लीटर इसमें। इस तरह से आप कह सकते हैं कि मिक्स करने के आफ्टर जो वेसल्स हैं इसमें जो दूध है वो दोनों का क्वांटिटी में सेम रखना है, ये भी 30 लीटर और ये भी 30 लीटर। तो देखो एवरेज हमें सिखाती है कि हर एक में फिर वो जो बराबर जो भी उनका जो वो आएगा जो नंबर आएगा वो बराबर कि कितने कितने आने हैं सभी में, वो उसकी एवरेज कहलाती है। तो अब हम एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, इधर से हमने रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज को हम एवरेज वर्ड भी कह सकते हैं, अर्थमेटिक मीन भी कहते हैं और मीन भी कहते हैं। तो बच्चे इसका फॉर्मूला आपने ध्यान से रखना है। एवरेज द AVERAGE, एवरेज कहो या अर्थमेटिक अर्थमेटिक ARITHMET अर्थमेटिक METH अर्थमेटिक मीन कहो। अर्थमेटिक मीन की शॉर्ट फॉर्म होती है A.M, और सिंपली आपने ये याद रखना है, इसको आप मीन भी कह सकते हो, मीन भी कह सकते हो, वो आपने
इस फार्मूले को याद रखना है, मीन इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, सम प्लस कर दो, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस divided by number of observations, sorry number of observations। तो जी आपने एवरेज निकालनी हो, एवरेज मतलब अरिथमेटिक मीन हो गया, अरिथमेटिक मीन हो गया, तो हमें इसे इस फार्मूले के द्वारा हम एवरेज, किसी भी डाटा की एवरेज को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है बच्चे। तो अब एग्जाम्पल नंबर 1 ध्यान से हमें सॉल्व करने हैं, फिर सीखना है कि कैसे सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, सभी बच्चे बुक का पेज नंबर 72 पे एग्जाम्पल जो क्वेश्चन है वो रीड कर लेना है। उसमें लिखा हुआ है, Ashish studies for 4 hours, 5 hours and 3 hours respectively on 3 consecutive days. How many hours does he study daily on an average? क्वेश्चन में इस सिर्फ समझाने के लिए लिखा हूं मैं। पहले दिन जो आशीष है वो कितने घंटे पढ़ता है? 4 आवर्स। सेकेंड डे पे, दूसरे दिन कितने आवर्स पढ़ता है? 5 आवर्स। और थर्ड तीसरे दिन कितने घंटे पढ़ता है? 3 आवर्स। तो क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि बताइए एवरेज hours for 3 days. Find out and average v लिखा है, एवरेज में AV and average hours for 3 days। तो बच्चे आपको एवरेज आवर्स निकालने हैं इन 3 डेज में। एवरेज आवर्स कैसे निकालोगे? वही इन तीनों को सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस 4 + 5 + 3 कितने दिन है? 1 2 3 डेज। तो इन प्लस करो, 4 + 5 9, 9 + 3 12 डिवाइडेड बाय 3 और इन्हें काट के तो एवरेज के हिसाब से तीनों दिन की यदि एवरेज निकालनी हो, इधर भी उसने 4 घंटे पढ़ा है, इधर भी 4 घंटे पढ़ा है और इधर भी 4 घंटे पढ़ा है, तो तीनों दिन की एवरेज जो होती है वो कितनी हो गई? 4 आवर्स। तो बच्चे अब आपने एग्जाम्पल को ध्यान से देखना है कि किस तरह से स्टेप बाय स्टेप आपने आंसर्स लिखने हैं। आप एग्जाम्पल में यही चीज़ सीखोगे कि हमें स्टेप्स में आंसर किस तरह से लिखने हैं। जी आपने सेल्फ स्टडी करनी, खुद पढ़ना है ध्यान से कि खुद जब आप पढ़ोगे फिर आपको पूरा का पूरा क्लेरिफाई हो जाएगा कि स्टेप्स में आंसर को कैसे। ये तो मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ, ये तो सिर्फ मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आपको कॉपी करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। कॉपी करना सीखना कहाँ से? आपने बुक को पढ़ना है, एग्जाम्पल को ध्यान से आपने उसे देखना है कि कैसे स्टेप बाय स्टेप जो है वो कैसे सॉल्व करके दिखाना होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एग्जाम्पल नंबर 2, इसे भी आपने बुक में एग्जाम्पल नंबर 2 इसे भी आपने पेज नंबर बुक का 73 है, एग्जाम्पल को पढ़ना है।
ए बैट्समैन स्कोर्ड द फॉलोइंग नंबर ऑफ रन्स इन 6 इनिंग्स। एक बैट्समैन है, वो 6 इनिंग्स खेलते हैं और स्कोर बनाता है 36। फर्स्ट इनिंग में 36, 35, 50 40, 46, 60 एंड 55। और नंबर ऑफ इनिंग्स कितना है? नंबर ऑफ सॉरी गलत हो गया, नंबर ऑफ इनिंग्स, कितनी इनिंग्स में खेला उन्होंने? वो लिखते हैं 6 इनिंग्स में खेला, क्वेश्चन में लिखा हो। और 6 ऐसे भी काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5 6, तो 6 इनिंग्स में। और एवरेज क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि कैलकुलेट द मीन, मीन को कैलकुलेट करना है, मीन रन स्कोर मीन्स द मीन्स रन स्कोर्ड इन इनिंग्स, जो 6 इनिंग्स में उन्होंने जो स्कोर बनाए हैं उसे कैलकुलेट करने के लिए आप 36 प्लस 35 प्लस 50 प्लस 46 प्लस 60 प्लस 55 इनको प्लस करोगे और नंबर ऑफ इनिंग्स कितनी है? 6 है। फिर इनको ऐड कर दो, इक्वल टू भी नीचे इक्वल टू, ये नंबर इधर चला, ये नहीं है कि आप जो सेकंड स्टेप है वो पीछे करना शुरू कर दो। 5 प्लस 0 5 प्लस 6 11, 11 प्लस 0 11, 11 प्लस 5 16, 16 प्लस 6 22, 2 कैरी 5 और 2 कैरी 7, 7 प्लस 6 13, 13 प्लस 4 17, 17 प्लस 5 22, 22 प्लस 3 25, 25 प्लस 3 28, प्लस करके आ गया और इसको आपने 6 के साथ डिवाइड करना है, कट कर देते हैं। 6 4 जा 24, 4 रह गया, 4 और 2 42 हो गया, 6 7 जा 42। तो बच्चे 6 इनिंग का जो एवरेज स्कोर है 6 इनिंग्स में बच्चे कितना है? 47। तो 6 इनिंग्स में यदि एवरेज स्कोर निकाला जाए कि हर एक इनिंग्स में एवरेज स्कोर जब दिया जाएगा वो कितना होगा? 47 रन्स। 47 इतने रन्स 6 इनिंग्स में किया। तो इस तरह से बच्चे अर्थमेट्रिक मीन कहो चाहे मीन कहो चाहे एवरेज कहो ऐसे कैलकुलेट की जाती है। तो आज हम एक टॉपिक और रह गया है, उस टॉपिक का नाम है रेंज। तो रेंज के बारे में पढ़ लेते हैं। रेंज क्या होती है? रेंज, जब आपने पीछे डाटा पढ़ा उसमें मैक्सिमम मार्क्स कितने आए थे? हमें पता है मैक्सिमम मार्क्स कितने आए थे? 48। मैक्सिमम मार्क्स थे 48 और मिनिमम मार्क्स वो थे 30। इधर तक हमने पीछे पढ़ा। ओहो, मैक्सिमम मार्क्स 48 थे और मिनिमम में भी वही ऐड कर दी जो मैक्सिमम में कर दिया। मिनिमम मार्क्स हो गए कि सबसे कम मार्क्स, जिसको हम लीस्ट भी बोलते हैं, LEAST, लीस्ट मार्क्स। और मैक्सिमम को हम हाईएस्ट मार्क्स बोल सकते हैं, हाईएस्ट।
हाईएस्ट मार्क्स कहो या मैक्सिमम मार्क्स कहो, और लीस्ट कहो या मिनिमम मार्क्स कहो। वो कितने आए थे पीछे जो हमने एग्जाम्पल अच्छी तरह से समझी थी, जिसमें से सारी टर्म्स देखी थी, तो मैक्सिमम मार्क्स 48 और मिनिमम मार्क्स 30। अब हम एक नया इसके आगे एक नई चीज करेंगे, उसे आपने ध्यान से समझना है। देयर डिफरेंस, इन दोनों में फर्क बताना है। 48 माइनस 30, फर्क जब भी हमें डिफरेंस बताना हो तो उसे माइनस करना है। मैक्सिमम में से मिनिमम को माइनस करो, तो मैक्सिमम में से 8 माइनस 3 कितना होता है पता है सबको? 3 माइनस 1 कितना, सॉरी 4 माइनस 1 कितना होता है? तो ये जो नंबर आया है मैक्सिमम माइनस मिनिमम करके जो नंबर आता है, इसको हम डिफरेंस भी कहते हैं, और रेंज भी इसी को कहनी है, इसी को रेंज कहेंगे। रेंज इक्वल टू 35। तो रेंज की डेफिनेशन में एक बार पढ़ूंगा, ध्यान से सुनना आप लोग भी अपने बुक का पेज नंबर 74 में। द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट ऑब्जर्वेशंस गिवन गिव्स अस एन आइडिया ऑफ द स्प्रेड ऑफ द ऑब्जर्वेशंस। हमें इधर से ये पता लग जाता है कि ऑब्जर्वेशन कहाँ से शुरू हुई थी और कहाँ जाके खत्म हो गई, उसका जो स्पैन है वो हमें, जो स्पैन ऑब्जर्वेशन का वो पता लग जाता है। ओके, दिस कैन बी फाउंड बाय सब्ट्रैक्टिंग द लोएस्ट ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन। वी कॉल द रिजल्ट रेंज ऑफ द ऑब्जर्वेशंस। लुक एट द एग्जांपल। अब एग्जांपल लेके समझ लेते हैं कि रेंज यदि निकालनी हो तो कैसे निकाली जाती है। Example number 3. Example number 3 में the age is in years. The age is in years of 10 teachers. स्कूल के 10 टीचर की एज जो है वो ईयर्स में आपको ऑफ स्कूल, टीचर्स ऑफ ए स्कूल्स आर 10 टीचरों की एज दी गई है। फर्स्ट टीचर जो है उनकी एज 32 ईयर्स है, सेकंड टीचर 41 ईयर्स है, 28 थर्ड टीचर, फोर्थ टीचर 54 ईयर्स है, 35 ईयर्स है, 26 ईयर्स है, 23 ईयर्स है, 33 ईयर्स है, 38 ईयर्स है एंड 40 ईयर्स। तो ये 10 टीचर्स की एज दी हुई है, पहले टीचर सेकंड थर्ड फोर्थ की एज ईयर्स में दी गई है। अब इसके ऊपर हमने क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है, फर्स्ट पार्ट पूछा है व्हाट इज द एज ऑफ द ओल्डेस्ट टीचर्स। ओल्डेस्ट टीचर की एज बताओ जी कितनी है। अब हमें सबसे पहले ओल्डेस्ट टीचर्स एज, ओल्डेस्ट का मीनिंग हमें पता होना चाहिए कि ओल्डेस्ट मीन क्या होता है। सबसे बड़ा, सबसे बड़ा मतलब जिसकी सबसे जो जिसकी उम्र सबसे ज़्यादा होगी। तो अब हमने इनमें से सबसे ज़्यादा वाले को ढूंढना है। 54, 54, 54। तो 54 जो है वो उस टीचर जो ओल्डेस्ट टीचर है उनकी एज 54 ईयर्स है। लेकिन जब हमें ओल्डेस्ट का मीनिंग पता होगा तो तभी हम उसे लिख पाएंगे ना कि ओल्डेस्ट मीन हो गया जिन जो उम्र में सबसे बड़े हैं, तो वो लिख दिए उम्र में जो सबसे बड़े हैं। आगे सेकंड एक और चीज इन्होंने फर्स्ट पार्ट में पूछी है, यंगेस्ट, YOUNGEST, यंगेस्ट टीचर। अब आपको यंगेस्ट का मीनिंग पता होगा। अब आपको यंगेस्ट टीचर की एज बतानी है। पहले यंगेस्ट का मीनिंग पता होना चाहिए। यंगेस्ट मीन जिनकी उम्र सबसे कम है। तो
तो सबसे कम वाली उम्र देखिए जरा, मुझे लग रहा है 23 है, तो आप 23 ईयर्स। आप देखिए इधर से आपको सबसे जो उम्र में सबसे बड़े टीचर हैं वो भी पता लग गया, और उसके बाद में जो यंगेस्ट मतलब उम्र में जो सबसे छोटे टीचर हैं उनका भी पता लग गया। अब फर्स्ट पार्ट में आपको दो ही चीज़ें पूछी गई, फर्स्ट पार्ट में सिर्फ दो ही चीज़ें पूछी गई थी जिसका आपने आंसर दे दिया। अब सेकंड पार्ट में पूछ रहे हैं, अब सेकंड पार्ट का देखो, सेकंड पार्ट में कहा गया है कि रेंज बताइए, रेंज ऑफ द एजेस ऑफ द टीचर। तो रेंज निकालने के लिए आपने ओल्डेस्ट टीचर्स की एज और यंगेस्ट टीचर की एज में से माइनस कर दो, तो ओल्डेस्ट आ गया 54, यंगेस्ट आ गया 23, माइनस करो 3 माइनस 4 माइनस 3 को 1 और 5 माइनस 2 करो तो 3, 4 माइनस 3 हो गया 1 और 5 माइनस 2 हो गया 3। तो जी क्या आ गई, रेंज आ गई है। ये क्या आ गई आपकी, रेंज ऑफ द एजेस ऑफ द टीचर्स, रेंज ऑफ द एजेस ऑफ द टीचर्स, ये इतनी 31 ईयर्स इसकी टीचर्स की रेंज आ गई है कि एवरेज के हिसाब से देखा जाए तो हर टीचर की एज जो है वो 31 ईयर्स देखी जाएगी। और थर्ड जो क्वेश्चन है इसमें आपको व्हाट इज द मीन एज ऑफ दीज टीचर्स, तो मीन निकालना का, मीन तो आपने पहले निकाला है कि मीन कैसे निकालते हैं। ठीक है बच्चे, आज आप सभी बच्चों को पार्ट 1 चैप्टर डाटा हैंडलिंग का वीडियो पार्ट फर्स्ट में हम यहीं तक पढ़ेंगे। किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम आती है जब वो पढ़ता है तो 9018571456 पे नंबर कॉल करना है आपने, कॉल कर 9018571456 पे, और कॉल करने का टाइम जो है 5 PM to 5:30 PM में ही कॉल करनी है। ओके बच्चे, थैंक यू।